नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969062389752 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी पीटी के लिए सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, यूपीएससी पीटी का हमारा फुल पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1949, 1951 या 1952? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह केसी नियोगी जी थे। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह एन.के. सिंह चुने गए हैं। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का जो गठन है वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है और इसका जो गठन है वह राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग के गठन संबंधी जो प्रावधान है, इसका जो वर्णन है वह आर्टिकल 280 में किया गया है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वह 1951 में किया गया था और इसके जो चेयरमैन चुने गए थे वह केसी नियोगी जी थी और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो चेयरमैन है वह एन.के. सिंह है और इसका जो वर्णन है आर्टिकल 280 में है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित नहीं है। 4 दर्रे दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नाथुला जो दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यह आपके सिक्किम में है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। बाकी तीनों सुमेलित हैं कि लिपुलेख जो दर्रा है वह आपके उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालगढ़ जो दर्रा है वह आपके केरल में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, पोमोलॉजी, एपीकल्चर या पीसीकल्चर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम के कीड़ों का पालन। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलोत्पादन होता है, एपीकल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और पीसी कल्चर जो है वह मछलियों के उत्पादन संबंधित है। इस प्रकार जो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है वर्णन किया गया है और यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह सभी फैक्ट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस सिद्धांत का जो उद्देश्य होता है वो लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो संविधान के भाग 4 में वर्णित है और वर्तमान में भारत संविधान में कुल 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1969 से 1974 के मध्य जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय योजना चलाई गई है और पहली जो पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था वह 1951 से 1956 के मध्य था, पहली पंचवर्षीय योजना। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1969 से 1974 के मध्य थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मध्ययुगीन इतिहास में कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? चंदेरी युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था और यह युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी रहता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था और इसमें भी बाबर जो है विजयी रहता है। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य
हुआ था और बाबर इसमें भी विजय प्राप्त करता है। और पानीपत का युद्ध जो काफ़ी फेमस है, यह 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था और इसमें भी बाबर जो है विजयी रहा है। कभी कभी यह प्रश्न जो है आपको आरोही अवरोही क्रम में जो है सजाने को दे सकता है कालक्रमानुसार। तो इसका जो सही आंसर है घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक या कजाकिस्तान। आप लोगों को आसानी समझने के लिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। ये आपका कैस्पियन सागर है और इसकी जो सीमा है वह अजरबैजान से लगती है, कजाकिस्तान से लगती है और ईरान से लगती है, परंतु इराक से नहीं लगती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इराक। कैस्पियन सागर की जो सीमा है वह इराक से नहीं लगती, इसकी जो सीमा है वह कजाकिस्तान, इराक और अजरबैजान से लगती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। स्ट्राम्बोली क्या है? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जागृत ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली जो है यह एक जागृत ज्वालामुखी है और यह इटली में स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हरिसेन जो है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और यह संस्कृत के एक महान कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्त की रचना की है, प्रयाग प्रशस्त की रचना की है और यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है। अगर आपसे पूछता सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है तो आपके बिहार में है। बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है और यहाँ पे जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम जनघनत्व जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक बिहार में, सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश में। और टोटल इंडिया में जो है वो 382 है। आप लोग यूपी का बताइए कमेंट बॉक्स में कि यूपी का जनघनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पैपेवर सोमनीफेरम जो है वह अफीम का वानस्पतिक नाम है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या क्रायोलाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ग्रेफाइट का जो उपयोग है वह एक स्नेहक के रूप में किया जाता है। आप लोग पेंसिल की जो लीड होती है वह एक ग्रेफाइट की बनी होती है, आप लोग जानते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेफाइट का जो उपयोग है वह पेंसिल की लीड के रूप में किया जाता है और उसका जो प्रयोग एक स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? जौनसार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियों को टोडा जनजाति का मूल निवास माना जाता है और नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वह आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। जौनसार पहाड़ियाँ ये आपके उत्तराखंड में है और गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ आपके मेघालय में स्थित है। यह आप लोग नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा में यह पहाड़ी और उससे राज्य को सम्मिलित करने भी दे सकता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ठोसों में होता है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 12 जून, 20 मई या 5 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है और इसे पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। चाय का लाल कीट रोग किसके कारण होता है? कवक, शैवाल, जीवाणु या विषाणु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी शैवाल। चाय में जो लाल कीट रोग होता है वह शैवाल कारण होता है और भारत में जो प्रमुख राज्य हैं चाय उत्पादन में उनमें जो है असम विशेष स्थान रखता है। अगर बात वर्ल्ड की करें तो सबसे अधिक जो निर्यात करता है उनमें जो शीर्ष देश हैं आपके वह श्रीलंका है। भारत में जो असम प्रमुख राज्य है और निर्यात के मामले में
श्रीलंका का एक विशेष स्थान है। भारत में भी चाय काफ़ी उत्पादित होती है, लेकिन हम लोग चाय जो है निर्यात कम करते हैं, उसे पी जाते हैं ज़्यादातर। उसकी खपत हम लोग इंडिया में ही ज़्यादातर करते हैं। और श्रीलंका जो उत्पादन कम करता है, लेकिन वो बेचता ज़्यादा है, इसलिए जो है वह विशेष स्थान रखता है निर्यात में। मोहनजोदड़ो से कुल कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? 19, 25, 21 या 13? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 21। मोहनजोदड़ो से कुल जो है 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और 1922 में मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वह राखलदास बनर्जी ने कराई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये आपके कोलकाता में नहीं है बल्कि ये भोपाल में है। बाकी तीनों सुमिलित हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान ये आपके कोयम्बटूर में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान आपके देहरादून में है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है आपके अल्मोड़ा में स्थित है। इस प्रकार जो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपके भोपाल में स्थित है। यहाँ पर सही सुमिलित करना है। एक तरफ नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दिया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गंगा नदी जो है वह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 संबंधित है। गोदावरी और कृष्णा जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग 4 संबंधित है। गोदावरी और ब्राह्मणी नदी जो है वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इससे एक प्रश्न बार बार पूछता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की वो 1620 किलोमीटर है और यह प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 के राष्ट्रमंडल खेल। और वर्ष 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल जुलाई अगस्त में होने वाला है वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया है। आपको बताना है इसमें जो पुरस्कृत राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 19 लाख, 9 लाख या 11 लाख? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 11 लाख राशि प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत, नगद राशि। और यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और पहली बार इसे 1965 में दिया गया है मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को। और वर्तमान में जो पुरस्कृत राशि है वो आपकी 11 लाख रुपए है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में एलिना रिबाकिना ग्रैंड स्लैम जीतने वाली किस देश की पहली खिलाड़ी बनी है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया या किर्गिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान है और यह विश्व का सबसे बड़ा अस्थलरुद्ध देश भी है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा है, अस्थलरुद्ध देश वाला प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दूसरा सबसे बड़ा अस्थलरुद्ध देश कौन सा है। सबसे बड़ा जो है वह आपका कजाकिस्तान है और इसकी जो राजधानी वह नूर सुल्तान है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है? कि किस राज्य में 13 एक्सप्रेसवे है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसमें 13 एक्सप्रेसवे वर्तमान में है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में दुनिया के कुल 146 देशों में भारत की रैंक क्या है? 132, 135, 139 या 140? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 135। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो भारत को रैंक प्राप्त हुई है वह 135 स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो रिपोर्ट है वह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है और इसमें कुल 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंक में प्रथम जो स्थान प्रदान किया गया है वह आइसलैंड को दिया गया है। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि यह जो रिपोर्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। इसमें कुल 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत की जो रैंक है वह 135 है।
इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम, उत्तराखंड, गुजरात या राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तराखंड बना है पहला राज्य जिसने प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं और यह उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर वर्ष 2000 को अलग हुआ था उत्तराखंड। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जो पुस्तक है किसने लिखी है? जे सिंह, शिव कुणाल वर्मा, निरुपमा राव या प्रबल दास गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो पुस्तक है वह जे सिंह ने लिखी है, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। और मैकमोहन रेखा जो आप लोग जानते हैं कि यह भारत और चीन के मध्य स्थित है। और जे सिंह जो है वो पूर्व सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? मुंबई, पुणे, हम्पी या अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मुंबई को। FAO ने 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई को मान्यता दी है और इससे पहले जो है हैदराबाद को यह मान्यता प्राप्त हो चुकी है। बात करते हैं FAO की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह रोम, इटली में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खबरों में रहा NMC 2170 क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है यह जो है भारत की पहली लिथियम आयन सेल है NMC 2170। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है यह गुजरात राज्य में जो है स्थापित की गई है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके करंट अफेयर का भी प्रश्न है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है घोषित किया जाएगा? हैदराबाद, बेंगलुरु, वाराणसी या चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है वो घोषित की जाएगी। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई है और वर्तमान में इसके कुल 8 सदस्य देश हैं। और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में संघाई सहयोग संगठन के जो है एक सदस्य के रूप में चुने गए थे और इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग, चीन में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के किन 2 राज्यों की सरकारों ने सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए नामचाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नामचाई घोषणा पत्र पर असम और अरुणाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए हम लोग करंट अफेयर के सभी प्रश्नों का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया है और इसके तहत पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। एलिना रिबाकिना ग्रैंड स्लैम जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बनी है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का जो पहला राज्य बना है वह आपका उत्तर प्रदेश बना है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में दुनिया के 146 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 135वीं है। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वह आपका उत्तराखंड बना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जो पुस्तक है वह जे सिंह ने लिखी है। हाल ही में मुंबई शहर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। NMC 2170 यह भारत की पहली लिथियम आयन सेल है और भारत के वाराणसी शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा। और जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सरकारों ने सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए नामचाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? O, B, AB या A? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी AB जो है इसे सर्वग्राही कहा जाता है। और एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है सर्वदाता, तो सर्वदाता जो है वो आपके O रुधिर वर्ग को कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं
कि रुधिर वर्ग की जो खोज है वह कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 में की थी और इन्होंने जो है रुधिर वर्ग को कुल 4 भागों में विभाजित किया था, ए, बी, ओ और ए बी। इस प्रकार जो है कार्ल एंड स्टीनर ने 1901 में रुधिर वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया था और सर्वप्रथम इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज की थी। सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता आपका ओ होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन जो सुनता है वो आर्टिकल 29 में नहीं है बल्कि वो आर्टिकल 26 में है। बाकी सभी सुमेलित है। यह जो तीनों आर्टिकल दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। विधि की समझ समानता जो है वह आर्टिकल 14 में है। अस्पृश्यता जो अंत है वह आर्टिकल 17 में है और उपाधियों का जो अंत है वह आर्टिकल 18 में है। तो ये सभी सुमेलित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद कौन सा, आपको पहचानना है। यह प्रश्न आपको देखने में छोटा ही लगेगा लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इन सभी के वरीयता क्रम में जो है सबसे बड़ा पद है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सबसे जो सर्वोच्च स्थान पे जो आएगा वह आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद आएगा, इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बाद भारत के महान्यायवादी और अंत में जो है संसद सदस्य आएगा वरीयता अनुक्रम के अनुसार। भारत के जो प्रमुख पद उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। सबसे बड़ा जो भारत में पद है वरीयता अनुक्रम में वो आपका राष्ट्रपति का है, यह भी परीक्षा में पूछ सकता है। इसके बाद जो है आपका उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके बाद आपके प्रधानमंत्री का पद आता है वरीयता अनुक्रम में। यह सभी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा है, मोल, कैंडेला, न्यूटन या केल्विन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंडेला जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। मोल जो है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, न्यूटन आपके बल का मात्रक है और केल्विन जो है यह तापमान का मात्रक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905 या मद्रास अधिवेशन 1908। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है स्वदेशी का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और इससे पहले 1905 का जो अधिवेशन बनारस में हुआ था इसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जो प्रस्ताव रखा गया था और 1905 का जो अधिवेशन बनारस में हुआ था इसके जो चेयरमैन चुने गए थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और 1906 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसके जो चेयरमैन थे वह दादा भाई नौरोजी जी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, सिवनेर, रायगढ़, बीजापुर या जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक और यह राज्याभिषेक 1674 में हुआ था और इनका राज्याभिषेक काशी के जो पंडित गंगा भट्ट हैं उन्होंने किया था। इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। गंगा भट्ट पंडित जी थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था 1674 में रायगढ़ में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, इनाम गांव, लंगनाज, आदमपुर या बीरभानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इनाम गांव से। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है और वर्तमान में इनाम गांव जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं उनको आधुनिक नाम से सुमेलित किया गया है, उसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलन जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, परशुड़ी नदी जो है वह स्वात नाम से नहीं जानी जाती बल्कि यह रावी के नाम से जानी जाती है। बाकी सभी सुमेलित है।
बिपाशा को ब्यास के नाम से, अस्किनी को चिनाब के नाम से और सदानीरा को गंडक के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? महावीर स्वामी का, शिव का, नंदी का या गौतम बुद्ध का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गौतम बुद्ध का। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है और इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी कश्मीर के कुंडल वन में और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वह वसुमित्र थे। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो जाता है। हीनयान और महायान में दो भागों में बढ़ जाता है। चौथी बौद्ध संगीत जो कुंडल वन में आयोजित की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ क्रांति दी गई है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। इसमें आपको बताना है कि इसका सुमेलन सही नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भूरी क्रांति जो है वह कोयला उत्पादन से नहीं संबंधित है बल्कि उर्वरक उत्पादन संबंधित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में तीर्थ स्थान और उसकी अवस्थित से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हेमकुंड साहिब जो है यह पंजाब में नहीं स्थित है, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक पवित्र स्थान है। बाकी सभी सुमेलित हैं। पुष्कर आपके राजस्थान में है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है और ओंकारेश्वर जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झरना दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पुनासा। पुनासा झरना आपके पूर्णा नदी पर नहीं स्थित है बल्कि नर्मदा नदी पर स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह एमपी में स्थित है। शिव समुद्रम यह कावेरी नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में है। आपको राज्य के साथ सुमेलन या राज्य पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। चुलिया जो झरना है यह चंबल नदी पर और यह राजस्थान में स्थित है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो वह सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और यह कर्नाटक में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह झरना किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए कि जितने भी फैक्ट आपको बताया जाए आप लोग नोट करते चलिएगा और यह श्रृंखला आपको डेली मिलेगी। आप लोग समर्थन कीजिए और हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा, आप लोगों को डेली वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी केरल में स्थित है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य यह केरल में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत निर्मित पहली मस्जिद है। आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह जो मस्जिद है यह दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? आपको बताना यह पुस्तक लिखी किसने है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस.एन. सेन, कर्नल वैलेस या वी.डी. सावरकर? तो इसका जो सही आंसर है यह जो पुस्तक है यह वी.डी. सावरकर ने लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और इसी में इन्होंने पहली बार 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह जो पुस्तक है यह 1909 में प्रकाशित की गई थी और यह आयरलैंड में प्रकाशित की गई थी। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 जो पुस्तक है वह वी.डी. सावरकर ने लिखी है और इसका जो प्रकाशन वह 1909 में आयरलैंड में किया गया था। बाद में अन्य लोगों ने इसको प्रकाशित कराया जिनमें भगत सिंह भी शामिल हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जैन धर्म का। समेत शिखर जो है वह जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसका एक दूसरा नाम है पारसनाथ पहाड़ी। अगर प्रश्न पारसनाथ पहाड़ी के रूप में लिखा जाता तो ज़्यादातर लोग इसका उत्तर दे पाते, परंतु प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है, उसी का दूसरा नाम है समेत शिखर। और पारसनाथ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और पहले जो तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे और अंतिम आपके महावीर स्वामी जी थे। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जो निर्माण हुआ था वह यहीं हुआ था, इसीलिए इसे पारसनाथ शिखर कहा जाता है और यह जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या ओडिशा में? तो पणिहारी लोक नृत्य जो है वह राजस्थान में प्रचलित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा सही सुमिलित नहीं हुआ आपको पहचानना है। एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और किसके कारण वह प्रसिद्ध हैं उसके साथ आपको सुमिलन पहचानना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अमजद खां अली जो है वह पखावत से नहीं संबंधित है, बल्कि यह एक सरोद वादक है। सरोद वादक अमजद अली खां। बाकी सभी सुमिलित हैं। बिलायत खां सितार संबंधित हैं, अल्लाह रखा एक तबला वादक हैं और हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह एक बांसुरी वादक हैं। ये सभी सुमिलित हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही, सुमिलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, यह थीम है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की। आपको बताना यह दिवस किस दिन मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह 11 जुलाई को मनाया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 को, और इतनी बड़ी इसकी थीम रखी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है? आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, सर्बिया, डेनमार्क, इटली या जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यह सर्बिया खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने विंबलडन टेनिस 2020 पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी निक किर्जियोस को हराया है फाइनल में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गुजरात और कर्नाटक जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में। और यह जो रैंकिंग है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी की है और इस रैंकिंग सर्वप्रथम वर्ष 2018 में जारी किया गया था और 2021 की जो रैंकिंग है यह इसका 3रा संस्करण है। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भगवानी देवी, जिनकी उम्र 94 वर्ष है, इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बतौर एथलीट 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताना है यह जो प्रतियोगिता है यह कहाँ आयोजित की गई थी, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड या जापान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यह जो प्रतियोगिता है वो फिनलैंड में आयोजित की गई थी और उस प्रतियोगिता में भगवानी देवी जो 94 वर्ष हैं, इन्होंने 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ये काबिल तारीफ की बात है। अब बात कर लेते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलसिंकी है। ये आपकी परीक्षा में राजधानी से भी प्रश्न आएगा। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वह हेलसिंकी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में IMF की वॉल ऑफ द फार्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, अंशुला कांत, लीना नायर या क्रिस्टिना जॉर्जीवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ बनी है IMF की वॉल ऑफ द फार्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला, और यह दूसरी भारतीय और पहली महिला है। इससे पहले भारत के रघुराम राजन इसमें शामिल हो चुके हैं। बात करते हैं IMF की। तो IMF की जो स्थापना है वो वर्ष 1944 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके जो कुल 190 सदस्य देश हैं। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है?
ट्विटर को, फेसबुक या इंस्टाग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ट्विटर ने अनमेंशनिंग फीचर को लॉन्च किया है और इसके तहत जो है यूजर्स को किसी भी बातचीत से खुद को हटाने की अनुमति यह देगा। यह जो फीचर है, बात करते हैं ट्विटर की, तो ट्विटर की जो स्थापना है वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई और कू जो है यह एक भारतीय सोशल साइट है। बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक की जो स्थापना वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई है। यह सभी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न दो। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या IIT मद्रास? तो यह जो रैंकिंग पूछी जा रही है यह ओवरऑल कैटेगरी में पूछी जा रही है और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है वह आपका IIT मद्रास चुना गया है और इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे जारी किया है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु है और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है। तो सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान चुना गया है वो आपके IIT मद्रास चुना गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में भारत के किस स्थल को शामिल किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अहमदाबाद और केरल को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में जो है शामिल किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हाल ही में किस राज्य की जाह्नवी डांगेती अलबामा ने कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा किया है? यह लक्ष्य हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। आपको बताना यह किस राज्य की हैं? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश की हैं, जाह्नवी डांगेती अलबामा, जिन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरा किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली बार पीटी में जो प्रश्न पूछा था सिरसा बांद्रा वाला, इस प्रकार से मैं जितने भी स्पेस वाले जो प्रश्न हैं उनको जरूर इंक्लूड करता चलूँगा, जिससे एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत ना होने पाए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है? यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023, 2025, 2026 या 2030? तो यह लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात भी शामिल किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5 या 6? आप लोगों को सुविधा अनुसार यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है जिससे आप लोग आसानी समझ पाएँ। यह आपका नेपाल है। नेपाल की जो बॉर्डर आपके उत्तराखंड से लगता है, इसका यूपी से लगता है, इसका सिक्किम से लगता है, इसका बिहार से लगता है और यह जो है पश्चिम बंगाल की सीमा जो है इससे साझा करती हैं। तो टोटल जो है 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ साझा करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 को मनाया गया है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिनमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। हाल ही में आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगेती अलबामा के कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा किया है। यह लक्ष्य हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के महानतम स्थानों में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है। 15 जुलाई वर्ष 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF रैंकिंग 2022 में ओवरऑल कैटेगरी में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है वह IIT मद्रास चुना गया है। हाल ही में ट्विटर ने अनमेंशनिंग फीचर जो है लॉन्च किया है। हाल ही में IMF की वॉल ऑफ द फार्मर चीफ इकोनॉमिस्ट में शामिल होने वाली पहली महिला जो बनी है वह गीता गोपीनाथ बनी हैं। भगवानी देवी, जिनकी उम्र 94 वर्ष है, ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बतौर एथलीट
100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। और यह जो चैंपियनशिप है यह फिनलैंड में आयोजित की गई थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। विंबलडन टेनिस 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। समुद्रगुप्त की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय को जन्म दिया? यशोधरा, प्रजापति, कुमार देवी या दत्त देवी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी दत्त देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का जो नाम था वह दत्त देवी था और इन दोनों का जो पुत्र था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था और गुप्त वंश का जो प्रतीक था वह गरुड़ था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव में तांबे की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस, विल्सन, अल्जाइमर या हेपेटाइटिस? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी विल्सन रोग होता है मानव में तांबे की अधिकता कारण। बात करते हैं सिरोसिस की, तो सिरोसिस जो है यह शराब अधिक पीने से कारण जो है यह लीवर प्रभावित करता है। सिरोसिस जो है वह लीवर प्रभावित करता है। अल्जाइमर जो है यह मस्तिष्क से बीमारी है, इसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। और हेपेटाइटिस आपका लीवर प्रभावित करता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में फैला हुआ है? कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है यह आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। बाकी आपका कान्हा जो है यह एमपी में है, मानस आपका असम में है और सरिस्का आपके राजस्थान में है। बात करते हैं बाघ के बारे में। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और ये आपके आंध्र प्रदेश में है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो भारत में है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, यह आंध्र प्रदेश में है। और इसका जो कुल एरिया है कुल 3296 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल एरिया है। और भारत में वर्तमान में कुल 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। 53वां जो होगा राष्ट्रीय उद्यान वह आपका गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वह 53वां होगा। और प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 17 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। और क्लोरीन की जो खोज है वह सीले वैज्ञानिक ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट किस राज्य में आरक्षित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीट है। टोटल सीट जो मध्य प्रदेश में है लोकसभा की वह 29 है और इसमें जो है 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। और बात करते हैं तो टोटल लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की जो सीट आरक्षित की गई है वह आपकी 47 है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकसभा का और राज्यसभा का गणपूर्त संख्या अर्थात कोरम कितना होता है? कुल सदस्य का 1/5, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/10 या कुल सदस्य का 1/8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कुल सदस्य का 1/10 जो है लोकसभा का और राज्यसभा का कोरम होता है। अर्थात अगर मान लिया जाए कि लोकसभा में कुल 550 सीट है तो इसके जो कोरम की जो संख्या होगी वह 50 होगी। अर्थात चाहे इसे 10% कह सकते हैं और इसी की वैल्यू जो है वो 1/10 होती है। और बात करते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या अगर 250 है तो यहाँ पे कोरम की जो संख्या होगी वो आपकी 25 होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने का कारण यह है क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इस बार 2022 में भी इसे मनाया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता जो है इसकी थीम रखी गई थी, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है?
न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे या पोलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नॉर्वे बना है, पहला देश जिसने वनों की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया है। बात करते हैं नॉर्वे की, तो नॉर्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है। आप लोग राजधानी को जरूर नोट करते चलिएगा, धीरे धीरे आपके कलेक्शन हो जाएगा लगभग 100 से अधिक देशों का। मैं धीरे धीरे सभी जो देश इंपॉर्टेंट है उनकी राजधानी बताता चलूँगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। जर्मनी की राजधानी वो बर्लिन है, और पोलैंड की राजधानी जो है वो वार्सा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, नॉर्वे की ओस्लो और पोलैंड की वार्सा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई या महाबलीपुरम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, और यह मदुरई जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और यह जो मंदिर है ये पेंगी नदी के तट पर स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित हुआ आपको पहचानना है? कालिदास, रघुवंशम, कल्हड़, स्वप्न वासवदत्तम, भास कादम्बरी, बाणभट्ट, राज तरिंगिणी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए रघुवंशम की जो रचना है वह कालिदास ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, बाकी सभी सुमिलित नहीं, उनको हम लोग सुमिलित कर लेते हैं। स्वप्न वासवदत्तम जो है इसकी जो रचना है वह भास कवि ने की है, और कादम्बरी जो पुस्तक है इसकी रचना बाणभट्ट ने की है, और कल्हड़ ने आपके राज तरंगड़ी की थे। तो इस प्रकार एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना की है, महाकवि भास ने स्वप्न वासवदत्तम की रचना की है, और कादम्बरी जो रचना है वो बाणभट्ट ने की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ओडिशा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मेवाड़। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी उसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा का वर्णन है, और साथ ही में विजयनगर के कृष्णदेव का वर्णन अपने जो आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी उसमें किया था। और बाबरनामा का जो मूल जो नाम है उसका वह तुजुक ए बाबरी है, और यह जो पुस्तक है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी जो है ये आपके तुर्की भाषा में लिखी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेर शाह या बाबर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया था, और इसने बिलग्राम के युद्ध में जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था जिसमें हुमायूं पराजित होता है, और यह युद्ध 1540 को लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध की विजय के पश्चात इसने दिल्ली में पुराने किलों के भवनों का निर्माण करवाया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। और इसका जो कार्यकाल था वह 1884 से लेकर 1888 तक इसका कार्यकाल था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना है वह इसी के मध्य 1885 में हुई थी। और इसके जो पहले चेयरमैन चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो WC बनर्जी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे कुछ प्रमुख पुल और उससे संबंधित राज्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न आपकी परीक्षा में छोटे ही आएंगे, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, और छोटे प्रश्नों में गलतियाँ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और आपका जो PET होगा उसका वह एक प्रीलिम्स पेपर होगा। आप लोगों ने लेखपाल का पेपर देखा होगा, पर लेखपाल में भी बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो ये आपका प्रीलिम्स है, इसलिए प्रश्न जो है आपके छोटे स्तर के बनाए गए हैं, और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी जाएगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बोगीबील जो पुल है ये आपके महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये जो पुल है ये आपके असम में है, और बोगीबील पुल यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। पंबन पुल ये आपके तमिलनाडु में है, और यह जो पुल है यह 1914 में बना था, और यह भारत का पहला समुद्री सेतु था। बाकी भूपेन हजारिका पुल आपके असम में है, दिबांग रिवर पुल आपके अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका जो कार्यकाल था वह 1956 से 61 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और वह कारखाने कौन थे उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह आपका भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, और दुर्गापुर जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो टोटल जो है 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यकृत। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह आपकी यकृत है, और यह प्रोटीन के संश्लेषण और पाचन में सहायक होती है। कभी कभी इसका वजन भी पूछता है यकृत का, तो यकृत का जो सामान्य वजन होता है वह 1.5 अर्थात 1.5 किलो का इसका वजन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में यकृत का जो वजन होता है वह 1.5 kg इसका वजन होता है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापारिक केंद्र कौन था? चन्हूदड़ो, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लोथल। लोथल एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता के तहत, और वर्तमान में जो है यह गुजरात में स्थित है, और यह भोगवा एक नदी थी उसके किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित है, और यह गुजरात राज्य में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हासन, देहरादून, कटक या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और कटक जो है यह आपके ओडिशा में है। ओडिशा में है। अगर यही प्रश्न यह पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह आपके फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। राष्ट्रीय जो है वह कटक में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय जो है फिलीपींस में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एक जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक किसने लिखी है? लैमार्क, लिनियस, हक्सले या लॉर्ड डार्विन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो पुस्तक है यह चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसने एक जहाज है, समुद्री जहाज है, उसका नाम बीगल था। इसी बीगल जहाज से इसने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था, और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा है। और चार्ल्स डार्विन जो है यह इंग्लैंड के निवासी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? 103, 108, 101 या 105? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई वर्ष 2017 को लागू किया गया। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, खुद की इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए केरल बना है पहला राज्य जो अपने राज्य के निवासियों को खुद का इंटरनेट दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की 2000 करोड़ जो खुराक है यह आंकड़ा कब पूरा किया है? 20 जून 2022, 25 जून 2022, 1 जुलाई 2022 या 17 जुलाई 2022? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 17 जुलाई 2022 को भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ जो आंकड़ा खुराक देने का वह भारत ने पूरा कर लिया है। थोड़े से फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत में जो पहली वैक्सीन लगी थी वह 16 जनवरी वर्ष 2021 को पहली वैक्सीन भारत में लगी थी कोविड-19 की, और भारत ने 100 करोड़ का जो टीकाकरण किया था वह 31 जुलाई 2021 को पूरा किया था। 100 करोड़ का 31 जुलाई 2021 को पूरा किया था, और 200 करोड़ का जो टीकाकरण है वह भारत ने 17 जुलाई 2022 को पूरा किया है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, जुलाई 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया है? इसे जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है कार्गो ड्रैगन मिशन को, और वर्तमान में स्पेस एक्स के जो ओनर हैं वह एलन मस्क हैं, और यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? केरल, तेलंगाना,
गुजरात या गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, केरल में पहला मामला दर्ज किया गया है मंकी पॉक्स का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? 18, 22, 25 या 28? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 22 पदक भारत ने जीते हैं जो बहरीन में आयोजित हो रही है एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता। और इसमें भारत ने कुल 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 22 पदक जीता है भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में। और बहरीन की राजधानी आपकी मनामा है। मनामा बहरीन की राजधानी है, यह भी नोट करते चलिए आप लोग। आते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान, विक्रम लिमये, विक्रमजीत सेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान जो बने हैं वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं और इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और यह जो है मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है उसके लिए किस देश को चुना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो विश्व एथलेटिक्स परिषद ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी है उसके लिए जापान को चुना है और यह जो प्रतियोगिता होगी वह जापान के टोक्यो में आयोजित की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? रवीश कुमार, सुजीत सिंह, मनोज कुमार या संजय अग्रवाल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका जो शुभारंभ है वह राजस्थान में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? 14वें, 15वें, 16वें या 17वें? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू और यह जो है ओडिशा के मयूरभंज की है। मयूरभंज एक ज़िला है ओडिशा का, वहीं की द्रौपदी मुर्मू है, वहीं पर इनका जन्म हुआ है और यह जनजाति समुदाय की हैं। और वह समुदाय कौन सा? वह संथाली समुदाय है। यह जो है संथाली समुदाय की हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले यह झारखंड की गवर्नर भी रही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इनके जो जनजाति समुदाय जो है वो आपका संथाल है और यह झारखंड की पूर्व गवर्नर भी रही हैं। तो आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खुद की इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ खुराक का आंकड़ा 17 जुलाई 2022 को पूरा किया है। जुलाई 2022 में स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में दर्ज किया है। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में कुल 22 पदक जीता है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रबंध निदेशक और CEO आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए टोक्यो जापान को चुना है। यह जो प्रतियोगिता होगी यह जापान के टोक्यो में आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। हाल ही में ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं जो है राष्ट्रपति बनी हैं। अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1859, 1889, 1719 या 1819? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1819 में अजंता गुफा की खोज हुई थी और यह जो गुफा है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता गुफा है और इसे
वर्ष 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अजंता गुफा के अंतर्गत कुल 29 गुफा है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इन गुफाओं के चित्रों में जो है गौतम बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। तो यह सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि 1983 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन, परमाणु ऊर्जा केंद्र, यूरेनियम या मुर्गी पालन के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कालगुरली। यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 14 सितंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने का यह कारण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। और एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता रहता है, यह तो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और उससे प्रत्येक वर्ष जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो आपके वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कलिंग युद्ध का जो विवरण प्राप्त होता है वह अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यह जो युद्ध शुरू हुआ था वह 261 में हुआ था और यह इसके शासनकाल के 8वें वर्ष प्रारंभ हुआ है। यह बार बार परीक्षा में पूछता है कि इसके शासनकाल से किस वर्ष क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो यह जो है 8वें वर्ष यह युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। और इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। इसी कारण से द्रवित होकर अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। और अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्ति जो है वह समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वह हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और यह एक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। आपकी परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया वह समुद्रगुप्त जो है वह केंद्र में रखा गया है। समुद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और समुद्रगुप्त का जो पुत्र था वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी एस.एन. सेन थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी सलाहकार। और इन्होंने 1857 नाम से यह पुस्तक लिखी है। सबसे पहले सरकार ने आर.सी. मजूमदार को चुना था, परंतु कुछ मतभेद होने के कारण इन्हें जो है हटा दिया गया। बाद में एस.एन. सेन को चुना गया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार के रूप में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर.सी. मजूमदार ने कौन सी पुस्तक लिखी है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना, कावेरी, गंगा या गोदावरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गोदावरी की एक सहायक नदी है प्राणहिता। और प्राणहिता जो है गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके साथ पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, पूर्णा, मंजीरा ये जो सभी नदियाँ हैं ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वह नासिक से इसका उद्गम होता है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और लगभग 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गोदावरी नदी की 1400 से ज़्यादा है टोटल। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में या प्रशांत महासागर में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। आइए हम लोग मैप की सहायता से देखते हैं। यह भारत का नक्शा है और यह आपका अरब सागर है, यह आपका अरब सागर है और यह आपका बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर के अंतर्गत जो है यह आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कोरोमंडल कहा जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को। मालाबार जो है वह केरल के तट को कहा जाता है। कोंकण जो है यह महाराष्ट्र और गोवा के तट को कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाके ए सर्व जो कर है यह किस पर लगाया जाता था? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर, उद्योग पर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक सिंचाई का कर था, हक ए सर्व, और इसे सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था और यह कुल उपज का 1/10 भाग होता था। 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसने कई नहरें और कुओं को खुदवाया था और इसने सर्वप्रथम हक ए सर्व नामक जो कर है लगाया था। आते हैं अगला प्रश्न लो। लघु हिमालय जो है यह किसके मध्य स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य जो है लघु हिमालय स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय को कुल 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर आपका महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय या मध्य हिमालय और लघु हिमालय एक ही कहा जाता है, और लास्ट में आपके शिवालिक है। तो यह जो है महान हिमालय और शिवालिक के मध्य जो है लघु हिमालय स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हिमालय का विस्तार जो अराकाम योमा है यह किस देश में स्थित है? भूटान में, म्यांमार में, नेपाल में या पाकिस्तान में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, म्यांमार में। हिमालय का जो विस्तार अराकान योमा है यह म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में एक काफ़ी प्रसिद्ध नदी है इरावदी नदी म्यांमार में बहती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह क्रिस पर आधारित थी। क्रिस को विशेष रूप से ध्यान दिया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1951 से 56 तक इसका कार्यकाल था और इसमें जो टारगेट रखा गया था विकास का वह 2.1 रखा गया था और हमें जो प्राप्त हुआ था वह 3.6% जो है वह हमें प्राप्त हुआ था। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना संबंधित है। आते हैं अगला प्रश्न लो। सिंधु सभ्यता के कौन सा एक नाम नहीं है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गंगा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अनेक नाम हैं जिनमें आपका कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, ये सभी जो है सिंधु सभ्यता के नाम हैं, परंतु गंगा सभ्यता इसके नाम नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? गहराई मापने में, आर्द्रता मापने में, विद्युत धारा मापने में या तापक्रम मापने में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, तापक्रम मापने में। पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वह उच्च ताप मापने में किया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने में, और विद्युत धारा मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? 7, 5, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसमें आपका गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा आपका सैयद वंश और अंत में आपका लोदी वंश। तो टोटल जो है कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, स्ट्रांसियम और बेरियम का प्रयोग किया जाता है आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए। स्ट्रांसियम का उपयोग लाल रंग प्राप्त करने के लिए, और बेरियम का जो प्रयोग किया जाता है वह हरे रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है आतिशबाजी में। आते हैं अगला प्रश्न लो। सोने को किस में घोला जा सकता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, एक्वारेजिया में सोने को घोला जा सकता है। और एक्वारेजिया जो है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3 को 3 और 1 के अनुपात में मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है और इसी विलयन में सोने को गलाया सकता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हासन, मैसूर, लखनऊ या नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। और यह जो है लखनऊ में एक चौराहा है सिकंदरबाग, उसी के जस्ट बगल में यह स्थित है राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था भारत में जीएसटी लागू करने का, और इसे भारत में 1 जुलाई वर्ष 2017 को लागू किया गया था, और यह संविधान में 101वां संशोधन था। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में यह फैक्ट है। सिलेबस में जो है यह फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, और सिलेबस में जो दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, कोचीन पोर्ट या चेन्नई पोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला पोर्ट बना है, जहां पे 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह हुआ है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है, और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसके तहत जो है जो मालिकाना हक होगा वह सरकार को होगा, और जो सारी गतिविधियाँ उस पर होंगी वह सभी निजी क्षेत्र के अंतर्गत की जाएंगी। जैसे आप लोग लिमिटेड जानते हैं, लिमिटेड की तरह हो जाएगा। जो ज़मीन होगी वह सरकार को होगी, बाकी जो कार्य क्षेत्र होगा वह निजी संस्थान देखेंगे, निजी क्षेत्र उसे देखेगा। कांडला यह पोर्ट है, यह आपके गुजरात में है, और यह दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है, नाम इसका जो बदल कर। कोचीन पोर्ट आपके केरल में है, और चेन्नई पोर्ट आपके चेन्नई में तो है ही। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग, वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। यह जो प्रश्न है यह UPTPLSC युवा विकास अधिकारी में पूछा था, जो कल्याण विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था युवा विकास का, उसमें यह प्रश्न पूछा था कि भारत में कुल बड़े बंदरगाह कितने हैं? तो टोटल 13 बंदरगाह हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गंगा किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के किस शहर में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यह जो है प्रयागराज में बनाई जाएगी। और एफिल टावर जो है यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी जो है वह पेरिस है, और पेरिस जो है वह सीन नदी किनारे स्थित है। और ये जो टावर बना है एफिल टावर, यह लोहे का बना है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत ने 1952 में विलुप्त घोषित किए जा चुके चीतों को देश में लाने के लिए किस देश के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? सूडान, नामीबिया, केनिया या वेनेजुएला? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नामीबिया के साथ भारत ने एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत चीतों को भारत लाया जाएगा। और यह जो चीते हैं यह भारत में 1952 में ही विलुप्त घोषित किए जा चुके हैं। बात करते हैं नामीबिया की। तो नामीबिया की जो राजधानी है वह विंडहॉक है। विंडहॉक नामीबिया की राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। केनिया की राजधानी नैरोबी है, और वेनेजुएला की जो राजधानी है वह कैराकस है। कैराकस वेनेजुएला की राजधानी है। और यहाँ से जो है 4 नर और 4 जो है मादा चीते भारत लाए जाएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है उसके अनुसार भारत की रैंकिंग वह 87 है, और इसमें कुल 199 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। पहले स्थान पर आपका जापान है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, और लास्ट में जो है आपके अफगानिस्तान और इराक जैसे देश जो है वह अंतिम पायदान पर है। भारत की रैंकिंग जो है वह 87 है। आते हैं अगला प्रश्न लो। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है वह जीता है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हाल ही में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत को प्रेषण कितने अरब डॉलर का प्राप्त हुआ है? 87 अरब डॉलर, 91 अरब डॉलर, 95 अरब डॉलर या 98 अरब डॉलर?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 87 अरब डॉलर भारत को प्राप्त हुआ है प्रेषण से। अर्थात प्रेषण का मतलब जैसे हमारे देश के जो नागरिक हैं जो विदेश में वर्क करते हैं और जो सैलरी भेजते हैं उसी को प्रेषण कहा जाता है। और इसके मामले में भारत जो है विश्व में पहला स्थान भारत का है सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने में। इसके बाद चाइना आता है, फिर कनाडा आता है, ये सभी देश जो है भारत के बाद हैं। और सबसे अधिक जो पैसा भारत को प्राप्त होता है उनमें जो प्रथम स्थान है उसमें अमेरिका का जो है प्रथम स्थान है। जो पैसे भारत के भेजे जाते हैं उनमें सबसे अधिक जो है अमेरिका से पैसा आता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जुलाई 2022 में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत, यूएई, सऊदी अरब या मिस्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। कुवैत की जो राजधानी है वह कुवैत सिटी है। यूएई की राजधानी आबू धाबी है, आबू धाबी यूएई की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद है, रियाद जो है वह सऊदी अरब की राजधानी है। और मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा है, काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? ये आपको बताना है जिला किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यह जो बुरहानपुर जिला है ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इसने अपने जो 254 गांव है उन सभी गांवों में नल से साफ पानी जो है वो प्रदान कर रहा है बुरहानपुर जिला, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। और भारत में जो पहला व्यक्ति मिला है इसके संक्रमण का वह आपके केरल में मिला है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगस्त से सितंबर तक आयोजित होने वाला एशिया कप 2022 श्रीलंका के बजाय कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत, यूएई, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यूएई में आयोजित होगा। क्रिकेट का जो एशिया कप होने वाला 2022 का वह पहले श्रीलंका में निर्धारित था, बाद में जो है श्रीलंका से हटाकर अब जो है यह यूएई में आयोजित होगा। और यह 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2022 के मध्य आयोजित होगा यूएई में। तो आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है। गंगा के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर अनूठी रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। हाल ही में भारत ने 1952 में विलुप्त घोषित किए जा चुके चीतों को देश में लाने के लिए नामीबिया के साथ एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वह 87 है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है। हाल ही में जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत को प्रेषण 87 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। जुलाई 2022 में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल 23 जुलाई 2022 को घोषित किया गया है। अगस्त से सितंबर तक आयोजित होने वाला क्रिकेट का एशिया कप 2022 श्रीलंका के बजाय यूएई में आयोजित होगा। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मेघालय में मनाया जाता है वांगला उत्सव। मेघालय में 3 प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं जिनमें गारो, खासी और जयंतिया है। ये तीनों पहाड़ियाँ कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं यह किस राज्य में स्थित हैं? तो यह आपके मेघालय राज्य में स्थित हैं। और मेघालय जो राजधानी शिलोंग है और यह भारत की जो है 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में चुनी गई थी शिलोंग। और मेघालय में एक नोकरेक नेशनल पार्क है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके मेघालय में स्थित है। तो गारो, खासी, जयंतिया भी मेघालय में है और इसकी राजधानी शिलोंग है जो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी चुनी गई थी।
और नोकरेक नेशनल पार्क आपके मेघालय में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को बना था। यह डेट आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अंतिम कोई भी चीज़ बनती है तो बार बार परीक्षा में रिपीट होती है। जैसे राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा। इसी प्रकार से लद्दाख भी बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका यूरोप हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो ऑस्ट्रेलिया होता, परंतु यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको मैप की सहायता समझ लेते हैं। यह आपका पूरा विश्व है, यह आपका भूमध्य रेखा है और यह उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे आपका यूरोप स्थित है। यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होता। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वखान कॉरिडोर यह किन देशों के मध्य स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और चीन के मध्य जो है वखान कॉरिडोर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मीना माता व्याधि किस धातु के कारण होता है? बोरॉन, निकेल, आर्सेनिक या पारा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पारा के कारण जो है मीना माता जो रोग होता है वह होता है। और यह सर्वप्रथम जापान के मीना माता शहर में हुआ था, मरकरी के फैलने के कारण। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 16 अक्टूबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका मनाए जाने के जो कारण है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र के कृषि खाद्य एवं विश्व संगठन FAO की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है FAO का वह रोम, और रोम जो राजधानी है वह आपकी इटली की है। राजधानी आप लोग नोट करते चलेगा, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से आना निश्चित लगभग। थर्ड पिलर जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? बराक ओबामा, अरुंधति रॉय, चेतन भगत या रघुराम राजन? तो यह जो पुस्तक है यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिखी है। इन्होंने द थर्ड पिलर नामक पुस्तक लिखी है और यह RBI के 23वें गवर्नर रहे हैं। आप लोग बताइएगा वर्तमान में जो है शक्तिकांत दास किस नंबर गवर्नर हैं RBI के? आते हैं अगला प्रश्न लोग, महावेली जो गंगा है यह किस देश की सबसे लंबी नदी है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, श्रीलंका की सबसे बड़ी जो नदी है वह महावेली गंगा है। एक काफ़ी चर्चित बंदरगाह है श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह, ये आपके श्रीलंका में है। यह काफ़ी चर्चा में रहता है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाल या आनंद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, देवदत्त। यह गौतम बुद्ध के चचेरा भाई थे देवदत्त, जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। और आनंद जो है वो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है यह कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, और यह एक जैन मंदिर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और इन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि इनकी एक पुस्तक है उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और अंग्रेज़ों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्होंने इस जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की उसे त्याग दी थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, विद्युत का या चुंबकीय बल का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दूरी का मात्रक है पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर एक पारसेक के बराबर होता है। और कभी कभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो अभी आप नोट कर लीजिए। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर या नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, रोम, कैनबरा या टोक्यो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वह बर्न है। रोम यह इटली की राजधानी है। कैनबेरा यह आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और टोक्यो आपकी जापान की राजधानी है। सभी राजधानी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी एक सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन या दूरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी विस्थापन जो है यह एक सदिश राशि है। बाकी आपका समय, चाल और दूरी ये सभी अदिश राशियाँ हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की जो उपाधि है वह किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि दिया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नील दर्पण जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी, बल्कि यह पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। बाकी सभी सुमिलित हैं। गुलामगिरी जो पुस्तक है यह ज्योतिबा फूले ने लिखी थी और यह जो पुस्तक है 1873 में प्रकाशित हुई। 1873 में यह पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी और इसी वर्ष इन्होंने सत्य शोधक समाज जो संगठन है उसको इस्टेब्लिश किया था। और यंग इंडिया जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी ने लिखी है। आर्कटिक होम द वेद जो पुस्तक है विराज यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल जो है ये सब्जियों में नहीं पाया जाता बल्कि यह दूध में पाया जाता है। बाकी सभी सुमिलित हैं। मैलिक अम्ल आपके सेब में पाया जाता है, फार्मिक एसिड आपके चींटियों लाल चींटियों में पाया जाता है और टार्ट्रिक एसिड आपके इमली में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का जो कार्यकाल था वह 1961 से 66 के मध्य था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही वर्ष 1962 में चीन से और 1965 में भारत की जो युद्ध हुई थी पाकिस्तान से युद्ध हुई थी। और यह जो है पंचवर्षीय योजना भारत के लिए काफ़ी ख़राब गुजरी थी और इसी कारण जो है जो टारगेट रखा गया था विकास का वो 5.6 इसका टारगेट रखा गया था और हमें जो प्राप्त हुआ होता है वो काफ़ी कम 2.8% जो है हमें प्राप्त होता है टारगेट। चीन से भारत का युद्ध 1962 में और पाकिस्तान से युद्ध भारत का 1965 में हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। और भारत में हरित क्रांति जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संविधान में नया अनुच्छेद जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, वह कौन सा आर्टिकल है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 279A में गठन किया गया है जीएसटी परिषद का। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया है। आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है, 4.5 मीटर, 6.5 मीटर, 7.5 मीटर या 8.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसकी जो ऊंचाई है वह 6.5 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है उसकी 6.5 मीटर है। वर्तमान में जो संसद भवन है इसे वर्ष 1927 में बनाया गया था और इसका जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने जो वर्तमान में हमारी संसद है उसका उद्घाटन 1927 में किया था और यह जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और जो नई संसद हमारी बन रही है वह टाटा कंपनी बना रही है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बताना है इसकी लंबाई कितनी है, 29 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 52 किलोमीटर या 65 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, इसकी जो कुल लंबाई है वो 29 किलोमीटर है और यह द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ेगा और इसकी जो कुल लागत आएगी वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, यह जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, ओम बिरला, अजय सिंह, दिनेश वर्मा या अलका जोशी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अजय सिंह ने लिखी है पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। और अजय सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है? वह देश कौन सा है, केन्या, सोमालिया, तंजानिया या युगांडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, युगांडा ने घोषणा की है कि उसके देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। और युगांडा जो है यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और यह एक स्थलरुद्ध देश है और इसकी जो राजधानी है वो कंपाला है। कंपाला युगांडा की राजधानी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान जो मनाया जाने वाला है यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है? यह किस शहर में है, कानपुर, लखनऊ, नोएडा या वाराणसी। तो यह आपके लखनऊ में बना है लुलु मॉल और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह जो मॉल है यह लखनऊ के शहीद पथ के बगल में ही बना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2020 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अश्विनी पोपन्ना, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या ज्वाला गुट्टा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का और इन्होंने चीन के खिलाड़ी वांग जी को हराया फाइनल में। 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया है। आपको बताना है इसे भारतीय नौसेना में कब कमीशन किया गया था? 1987, 1995, 1999 वर्ष 2000। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, वर्ष 1987 में सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और यह 35 साल की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है वर्ष 2022 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर या अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया है। यहाँ पर एक फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए नाम का, यह कभी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है आपके। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होगा।
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है इसका फुल फॉर्म होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या आगरा? तो यह जो बैठक हुई है वह राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई है। 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। तो आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जो बैठक है यह जयपुर में आयोजित की गई है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स पीओपी का शुभारंभ किया है। 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने INS सिंधुध्वज को सेवामुक्त कर दिया है और इसे 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल का उद्घाटन किया गया है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। हाल ही में युगांडा की सरकार ने देश में 31 मिलियन मीट्रिक टन सोने का भंडार प्राप्त होने की घोषणा की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, यह पुस्तक अजय सिंह ने लिखी है। देश का पहला एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 6.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।